Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 15th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 15 जुलाई 2026 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल एक एक्यूरेट वे में। जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उतना कंटेंट आपको मिल जाएगा और कोई भी अननेसेसरी चीज़ इस सेशन के अंदर में नहीं मिलने वाली। इस लेक्चर का पीडीएफ एक शानदार सा पीडीएफ जनरेट करके आपको दिया जाता है, जहाँ पे आर्टिकल के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और भविष्य में रिवाइज करने के लिए रिवीजन पॉइंटर्स एंड प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से याद आया, पूरे लेक्चर में अपना कंसंट्रेशन ज़रूर से बना के रखना दोस्त, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उससे आप चेक कर सकोगे, आपको पता चलेगा कि आपने कितनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ पर मिलता है? टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से जाकर आप सभी लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। पहला आर्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा काम का है, बात करता है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 के बारे में। अब ये जो लाइवेबिलिटी इंडेक्स होता है, इसको लेकर बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहली चीज़, कोई भी इंडेक्स, कोई भी रिपोर्ट अगर न्यूज़ में आती है तो आपने सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी होती है वो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स या उस रिपोर्ट को पब्लिश कौन कर रहा है। समझे? तो आइए ज़रा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश किया गया है, रिलीज़ किया गया है। इसको रिलीज़ करने वाली बॉडी कौन सी है, इस बात को रट लीजिएगा, सबसे पहला ही काम का इन्फॉर्मेशन है। तो उस बॉडी का नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, क्या नाम है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये पर्टिकुलर बॉडी है जो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2026 को रिलीज़ करती है। इस बार 2026 के इस इंडेक्स के अंदर में 173 शहरों को रखा गया है। इसमें से यानी 173 दुनिया के शहरों को रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग किस आधार पे? नाम से पता चल रहा है, लाइवेबिलिटी इंडेक्स। रहने के लिए कौन से शहर कितने बेहतर हैं। अब ये बहुत सारी अलग अलग परफॉर्मेंस के बेसिस पे चेक किया जाता है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा क्या क्या परफॉर्मेंस के बेसिस पे चेक किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि दुनिया में वो कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे रहने की कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, डे टू डे लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। केवल यहाँ पर उसका इकोनॉमिक साइज मैटर नहीं करता, टूरिस्ट पॉपुलैरिटी कैसी है, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स को रेडी किया जाता है। तो रेडी करने वाली बॉडी आपको पता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये क्लियर हो गया। इस बार 173 शहर यहाँ पर कवर करे गए हैं, जिसमें हमारे न्यू दिल्ली की रैंक कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। न्यू दिल्ली 120वें नंबर पर आता है आउट ऑफ 173, बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड रैंकिंग। और दुनिया के टॉप 3 मोस्ट लिवेबल सिटीज़ कौन सी हैं? तो ऐसे दुनिया के टॉप 3 शहर जो रहने के लिए सबसे बेस्ट माने गए हैं, उसमें फर्स्ट नंबर पर है कोपेनहेगन डेनमार्क का, फिर वीना ऑस्ट्रिया में है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है। ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये दोनों डिफरेंट है, वीना ऑस्ट्रिया में है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शहर यहाँ पर माने गए हैं इन कंट्रीज़ के अंदर में, जो लिवेबिलिटी के बेसिस पर यानी रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। समझे? तो आइए इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। कौन रिलीज़ करता है ये आपको समझ में आया। पर्पज़ कि भाई कौन सा शहर कितना ज़्यादा सूटेबल है रहने के लिए, वो सारी डिटेल्स हमको पता चलती हैं। इस बार इसमें 173 शहर कवर करे गए हैं। और ऐसा नहीं है केवल 2-4 चीज़ों को देखकर इन शहरों को रैंकिंग दे दिया जाता है कि भाई ये रहने के लिए अच्छा है, ये रहने के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पे 30 इंडिकेटर्स को देखा जाता है, 30 ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जिसके आधार पे इस इंडेक्स को रेडी किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो देखो स्टेबिलिटी और सेफ्टी, भाई उस शहर में कितनी ज़्यादा सेफ्टी है, उस शहर में हेल्थ केयर सेक्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी का सिविक सेंस, एजुकेशन किस तरीके से उस पर्टिकुलर जगह में मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है। समझ रहे हैं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और कितना कितना प्रतिशत योगदान है इसका ये देख लीजिएगा। तो ये 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के अंदर में छोटी छोटी सब कैटेगरीज आती हैं। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर ऐसे 30 इंडिकेटर्स, कितने 30 इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा शहर रहने के लिए बहुत बेहतर है। स्कोरिंग की बात करेंगे तो सिटीज़ को यहाँ पर नंबर दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है, जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स रेडी होता है। 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर दिया जाता है, जिसमें 100 यानी जितना ज़्यादा नंबर होगा वो बेस्ट लिवेबिलिटी को दर्शाएगा, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा रहने के लिए बढ़िया है। समझ गए? क्लियर हो गया। तो टॉप थर्ड 3 शहर के बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया था। चौथा अगेन ऑस्ट्रेलिया का सिडनी है।
और पांचवा स्विट्ज़रलैंड का ज़ुरिक है। ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो रहने के लिए बहुत सूटेबल हैं। तो अगर हम परफॉर्मेंस की अगर एग्जैक्ट बात करते हैं तो ग्लोबल एवरेज परफॉर्मेंस भी जो निकल कर आया है 100 नंबर या 100 स्कोर किसी भी शहर को नहीं मिला है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कंप्लीटली परफेक्ट हो। तो सबसे पहली बात, जो सबसे टॉप पर आपको शहर देखने को मिलेंगे उनको भी स्कोर मिला है 76.1 का, जिसमें से ये दिखाता है जैसे फॉर एग्जांपल कोपनहेगन, वीना, मेलबर्न। तो यहाँ पर ये हैं टॉप पर, माना गया है बेस्ट सूटेबल सिटीज़ ये नज़र आती हैं। हमें क्या देखना है एग्जामिनेशन के लिए इंडिया का परफॉर्मेंस कि भाई भारत कहाँ पर स्टैंड करता है। अपने न्यू दिल्ली की रैंकिंग दोस्तों 120वें नंबर पर है। 173 में से बहुत ही ज़्यादा डाउनवर्ड लेवल पर आपको देखने को मिल जाएगा। मुंबई की रैंकिंग 121 पर है, चेन्नई की 123, बेंगलुरु 127। ये नंबर्स 120 के पार हैं सारे के सारे। समझ रहे हैं, ये इंडिया का परफॉर्मेंस है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो क्लियरली हमको यहाँ पर इसमें दिखाई दे रहा है। अब एग्जामिनेशन के लिए सारे के सारी डिटेल्स, और जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक आर्टिकल में रिवीजन पॉइंटर मिल जाता है। जब एग्जाम में जाओगे उससे पहले फटाफट आर्टिकल रिवाइज करना होता है। तो यहाँ पर रिवाइज करने के लिए ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये पैराग्राफ्स है, जिसके थ्रू यहाँ पर आप इस पूरे के पूरे आर्टिकल को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने प्रेजेंट है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर नंबर 2, जो हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लिंक कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सबंग पोर्ट के बारे में। तो इंडिया और इंडोनेशिया रिसेंटली यहाँ पर अपने रिलेशंस को लेकर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आपने पता होगा भारत के प्रधानमंत्री का विजिट रिसेंटली इंडोनेशिया में हुआ है। हमने ब्रह्मोस को लेकर डील की है, अस्त्रा मिसाइल को लेकर डील किया, और ये सारी की सारी जो डील्स हैं ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इन डील के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसके बारे में बात नहीं हुई है, उसका नाम है साबांग पोर्ट, याद रखिएगा। तो न्यूज़ क्या चल रही है, न्यूज़ यह है कि इंडिया और इंडोनेशिया ये दोनों ही कंट्रीज़ ने मिलकर अग्री किया है कि ये साथ में मिलकर साबांग पोर्ट को डेवलप करेंगे, जॉइंटली डेवलप करेंगे, मैरीटाइम कॉपरेशन को मजबूत करेंगे, भारत यानी इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर काम करेंगे। तो साबांग पोर्ट वैसे तो इंडोनेशिया का है, लेकिन साबांग पोर्ट का एक्सेस इंडोनेशिया करंट समय पर इंडिया को दे रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कह सकते हो ग्रेट स्टेप है, क्योंकि साबांग पोर्ट के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो इंडिया का प्रेजेंस अगर साबांग पोर्ट पे होगा, दैट मीन्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर में हमारे पास में एक बढ़िया तरीके से जो कंट्रोल है वो देखने को मिल जाएगा। ये भी दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर में एक खास चीज़ है, याद रखिएगा, आगे मैं इसके बारे में समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साबांग पोर्ट के बारे में। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडोनेशिया में, स्पेशल तौर पे इंडोनेशिया में एक आइलैंड है वे आइलैंड, वहीं पर एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा। ये फ़ोटो के माध्यम से बढ़िया क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले ये अपना भारत हुआ, इंडोनेशिया हमारे साउथ ईस्ट एशियन रीजन में प्रेजेंट है। हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसकी बात कर रहे थे वो है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट क्या होता है ज्योग्राफी के अंदर में, एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन जो दो बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ता हो। तो आप देखोगे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये दो वाटर बॉडीज़ को यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। समझ रहे हैं। अब इसी को जूम करोगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड ये दिखाई देगा, इसको ही बोला जाता है साबांग पोर्ट। इसका एक्सेस भारत को दिया जा रहा है, और भारत का इंदिरा पॉइंट भी जस्ट करीब में आपको देखने को मिल जाएगा, जो अंडमान निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। इससे क्या होगा, अगर इंडिया की नेवी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो एक इंपॉर्टेंट एक्सेस है वो अपने पास में होगा। आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ 6 डिग्री चैनल कौन से दो रीजन को सेपरेट करता है। तो साबांग पोर्ट और इंडोनेशिया को सेपरेट करता है 6 डिग्री चैनल। क्या ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं? बिल्कुल। यूपीएससी ने 10 डिग्री चैनल को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहो तो आप लोग सर्च करके चेक कर सकते हो कि बताओ 10 डिग्री चैनल कौन से दो आइलैंड्स को सेपरेट करता है। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को ये सेपरेट करता है। समझे इस बात को। वैसे 6 डिग्री चैनल का याद रखना, साबांग पोर्ट ये है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर में हमारी जो निगरानी है वो बढ़ जाएगी। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पीछे पड़े हुए हैं? रीज़न यह है कि दुनिया का बहुत सारा, चाइना का स्पेशल तौर पे जो व्यापार है वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ज़रिए होता है। चाइना के जो जहाज़ हैं वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यहाँ पर पास होते हुए सीधा इंडियन ओशन में आते हैं, और इधर इंडियन ओशन से यूरोप वगैरह में जाते हैं अपना ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो चाइना कल हमारे लिए अगर कोई बड़ी परेशानी क्रिएट करता है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का एक्सेस हमारे पास में रहेगा, जैसे आज ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से दुनिया पे प्रेशर बना देता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा। तो जितना प्रेजेंस हमारा, जितना ज़्यादा प्रेजेंस रहेगा, उतना ही ज़्यादा इंडिया की पकड़ इंडो पैसिफिक रीजन पे या इंडियन ओशन के ऊपर में बढ़नी शुरू हो जाएगी। समझे न्यूज़ में क्यों है साबांग पोर्ट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया? क्योंकि एक तरफ कोई चाइना सीधा नहीं है, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ये अपनी रणनीति लेकर चल रहा है।
जिसके माध्यम से उसने इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ में ढेरों इन्वेस्टमेंट किया है। वो कहीं पर किसी चीज़ को लेकर सिंपैथी शो नहीं करता है। तमाम इन्वेस्टमेंट कर रखा है और लगातार इंडिया के चारों तरफ एक माला सी बुन रखी है। तो अगर जवाब देना है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में अपना प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसी सबांग पोर्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमारे सामने प्रेजेंट है दोस्तों कि भाई ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का आज अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का इंपॉर्टेंस और भी डिटेल से यहाँ पर समझाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, कि भाई ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये लगभग आज दुनिया का 25% कितना 25% दुनिया भर का जो व्यापार है इसको कैरी करता है। दुनिया में बहुत सारे जो एनर्जी शिपमेंट्स हैं वो यहीं से पास हो रहे हैं। सबांग पोर्ट अपने आप में इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे देगा। ये दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के अंदर में गिने जाते हैं। तो इंडिया के पास में भी एक चोक पॉइंट का एक्सेस रहेगा बहुत मजबूत तरीके से, जिसके माध्यम से इंडियन ओशन में भारत की पावर एक्सपैंड होगी। साथ ही साथ में इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, क्योंकि जैसे जैसे सबांग पोर्ट के ऊपर में अब जब एक्सेस हमको मिला है तो सबांग पोर्ट में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट होगा। ग्रेट निकोबार में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा। इससे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में इंडिया नेवी का प्रेजेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैरीटाइम कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकेंगे और इस रीजन के अंदर में इंडिया का एक दबदबा बनेगा। दुनिया में एकमात्र समुद्र है ये जिसका नाम किसी कंट्री के नाम के ऊपर में रखा गया है। कोई दूसरा समुद्र हो तो बताओ जिसका नाम किसी देश के ऊपर में रखा हो। इंडियन ओशन इकलौता है जिसका नाम इंडिया के आधार पर है। ठीक है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने, अच्छा वो मलक्का था, वैसे ही आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इंपॉर्टेंस भी देख सकते हैं कि भाई ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो आजकल चर्चाओं में रहता है काफ़ी ज़्यादा। ईरान के मतलब ईरान ने किस तरीके से प्रेशराइज बनाया है, ईरान को लेकर क्या एक डर रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दुनिया के सामने, ये आपको पता है। अब क्वेश्चन यह है कि सबांग पोर्ट का एक्सेस लेना और उसको डेवलप करना ये इंडिया के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चाइना को हमें एक जवाब देना होगा चाइना के स्प्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का। स्प्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि भारत के आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके चारों तरफ से इन्होंने इंडिया के आसपास इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ा लिया है। वो इंडिया पे निगरानी रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास में भी एक मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। अगर कोई कंडीशंस बिगड़ती हैं हम लोग रेडी रहें उसके लिए। चलिए, अब ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको रिवाइज कर सकते हैं इस पूरे के पूरे डेटा को। पूछ सकता है एग्जाम में, बताओ सबांग पोर्ट कहाँ पर है या कौन से आइलैंड पर है, तो ऐसे प्रोविंस इंडोनेशिया का जो है स्पेशल तौर पे वहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। आप पूछ ले कि बताओ स्ट्रेट ऑफ मलक्का कौन से दो समुद्र को जोड़ता है, तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला आर्टिकल ये इंडियन एक्सप्रेस में भी पब्लिश हुआ है, उसके अलावा द हिंदू में भी पब्लिश हुआ है एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधा पीआईबी में भी पब्लिश हुआ है। तो ये जो इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू वाले हैं उन्होंने पीआईबी से डिटेल उठाई है। मैं भी यहाँ पर पीआईबी से आपके सामने कवर करूँगा। इस आर्टिकल में 3 मेजर स्पीशीज़ के बारे में बात हो रही है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिवर डॉल्फिन, इसका आईयूसीएन स्टेटस वगैरह पढ़ क्या लेना, मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी रुक जाओ, डोंट वरी। तो सबसे पहली चीज़ रिवर डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड और तीसरा है यहाँ पर वाइल्ड वाटर बफलो और चौथा भी एक इंडियन राइनोसोरस। इन 4 स्पीशीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। एक्चुअल तौर पे क्या होता है, इन 3 प्रजातियों के ऊपर में स्पेशल तौर पे रिवर डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड और वाइल्ड वाटर बफलो, इनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात कही है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। एक गवर्निंग बॉडी है ऑफ नेशनल कैंपा, कैंपा मतलब कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो पेड़ लगाने की बात करता है, उसके लिए इस फंड को अनाउंस कर रखा है। तो इसने ऑलरेडी बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करा है। फॉरेस्ट रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर इन लोगों ने अप्रूव करा है कि हम लोग जंगल को वापस से रीस्टोर करेंगे, जंगल में जो पेड़ पौधे हैं उसको वापस से रीग्रो यहाँ पर करेंगे। ये हमारा मेन पर्पज़ है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारा जंगल लगाने की बात की है एंड साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि कुछ एनिमल की स्पीशीज़ ऐसी है जिसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है कि हम उन स्पीशीज़ को बचाने के ऊपर में काम करेंगे। समझे, तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये जो अप्रूव करे गए, पहली बात तो कौन सी स्पीशी को बचाने के लिए काम किया गया है, रिवर डॉल्फिन को बचाने के लिए बात हो रही है। ठीक है, जिसको हम गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, जो स्नो लेपर्ड जो हमारे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। फिर इंडियन राइनोसोरस की बात हो रही है, जो आज काजीरंगा के अंदर में सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं, एक सिंग वाला गैंडा, जिसको इंडियन राइनोसोरस भी कहते हैं। फिर आपका ये वाइल्ड वाटर बफलो हो गया,
ये भी यहाँ पर काजीरंगा वगैरह में हमको देखने को मिल जाती है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर में। ठीक है, असम और छत्तीसगढ़ में खासकर ये प्रेजेंट है वाइल्ड वाटर बफलो, तो ये भी याद रख सकते हैं। तो ये 4 स्पीशीज़ हैं जिसके लिए एक स्पेशल फोकस किया जा रहा है। नए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, नए प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं नेशनल कैंपा की साइड से। ये इस वजह से न्यूज़ में क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपसे गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में पूछेगा तो ये रहे बेसिक फैक्ट कि भाई गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ये डॉल्फिन पाई जाती है। आज हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये रिवर के इकोसिस्टम हेल्थ को दर्शाती है, यानी कि इसको साफ पानी में रहना पसंद है। तो अगर ये डॉल्फिन मिल रही है दैट मीन्स वहाँ पे नदी का पानी बिल्कुल साफ है। एंड आईयूसीएन के अंदर में आज ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी कि खतरे में इस प्रजाति को कवर किया गया है। तो इसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। कॉमन चीज़ यह है कि ये चारों की चारों स्पीशीज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में कवर की गई हैं। दैट मीन्स इनका कोई शिकार नहीं कर सकता। शिकार करेगा तो पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी, क्योंकि प्रजाति खतरे में है। क्योंकि इनमें से रिवर डॉल्फिन और वाटर बफलो दोनों तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, दोनों प्रजाति तो खतरे में है। बाकी स्नो लेपर्ड और राइनोसोरस ये भी खतरे में है, वल्नरेबल कैटेगरी में प्रेजेंट है। इसी के लिए यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दी गई है शेड्यूल 1 के अंदर में। स्नो लेपर्ड हमारा हिमालयन रीजन में पाया जाता है, इसलिए वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। स्नो लेपर्ड ठंडी जगहों में मिलता है। इंडियन राइनोसोरस का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड असम में है, काजीरंगा, जैसे मैंने आपको बता दिया था। बाकी वाइल्ड वाटर बफलो असम और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और गंगेटिक रिवर डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्रा वाला जो पूरा नदियों का सिस्टम चल रहा है अलग अलग जगहों में, उस रिवर सिस्टम में ये पाई जाती है। ठीक है, बाकी फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए योजना लॉन्च की गई है, क्योंकि केवल जानवरों को थोड़ी बचा रहे हैं। हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन की भी बात यहाँ पर की जा रही है, एग्जैक्टली, है ना। तो जब हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें तो यह है आस्था वन संरक्षण योजना, याद रखिएगा। इसका मेन पर्पज़ है 15,000 जो आस्था वन है जहाँ पे लोग जंगल को पूजते हैं, जिसको सैक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछ ले बताओ आस्था वन संरक्षण योजना का मेन पर्पज़ क्या है। तो इसका मेन पर्पज़ है जितने भी पवित्र जंगल हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के थ्रू उन जंगलों को पूजा जाता है, उन जंगलों की सुरक्षा करना। और स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं अभी जिसको ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन हो गया, आयुसेन डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी हम लोगों ने, गंगा ब्रह्मपुत्रा, बैराक रिवर सिस्टम हो गया। अगर हम स्पेसिफिक कंट्रीज़ की बात करेंगे तो आपसे पूछ ले कि बताओ गंगेटिक रिवर डॉल्फिन क्या केवल भारत में पाई जाती है, तो आंसर होगा नहीं। भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी यहाँ पर ये स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं कि भाई एक नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है। स्नो लेपर्ड की बात हुई, आईयूसीएन स्टेटस हमने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में स्नो लेपर्ड, याद रखिएगा, ये भी भारत के अलावा सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की 12 कंट्रीज़ में पाया जाता है। इंडिया में ठंडी जगह कौन सी है, हिमालयन रीजन कहाँ पर है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इन्हीं जगह पे स्नो लेपर्ड्स पाया जाता है। वाइल्ड वाटर बफलो की बात हो रही है तो उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर रखा है, ये हमने देख लिया। इंडिया, नेपाल, भूटान वगैरह में पाया जाता है। इनमें से ये जितनी भी स्पीशीज़ आपको देखने को मिल रही हैं, ये स्पीशीज़ केवल भारत में सीमित नहीं है। इवन इंडियन राइनोसोरस ही क्यों ना ये नाम हो, जिसको हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस कहते हैं, याद रखिएगा, ये भी नेपाल में भी प्रेजेंट है, इंडिया में भी प्रेजेंट है। तो इसमें से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि केवल ये स्पीशीज़ भारत में मिलती हैं, तो नहीं, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ में भी पाई जाती हैं। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल। अब जैसे कभी भी रिवाइज करना है आप लोगों ने इस वाले टॉपिक को, क्योंकि इसमें 3-4 स्पीशीज़ को सेपरेटली डिस्कस किया गया है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ईजिली। एक और प्रजाति डिस्कस करेंगे तो टोटल 5 प्रजातियां हो जाएंगी। इसमें है मगर क्रोकोडाइल, ये न्यूज़ में बना हुआ है। न्यूज़ में रहने के पीछे का कारण पीआईबी में भी पब्लिश हुआ है, एंड इवन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर दोस्तों मगर क्रोकोडाइल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मगर क्रोकोडाइल के बारे में। अब देखो घड़ियाल्स हो गए, तो घड़ियाल्स को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे ये वाटर बफलो है, इसको लेकर सवाल पूछा जा चुका है। गंगेटिक डॉल्फिन को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। तो ये स्पीशीज़ वो हैं जो अक्सर घूम फिर के न्यूज़ में आती रहती हैं एंड सवाल बनते रहते हैं। लेकिन ये जो है ना न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, मगर क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस प्लस्टेरिस। देखो घड़ियाल्स अलग है, मगर क्रोकोडाइल अलग है। क्रोकोडाइल्स की जब हम स्पीशीज़ की भारत में बात करते हैं तो 3 स्पीशीज़ आती हैं। एक तो घड़ियाल आता है जिसका मुंह जो आप देखोगे तो चोंच जैसा पतला सा ऐसा देखने को मिल जाता है। फिर होते हैं एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिनको खारे पानी में ज़्यादातर रहना पसंद है। ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, जैसा कि करंट समय पर आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। कई बार इनका जो वज़न है 1000 किलोग्राम से ऊपर हो जाता है। लेकिन ये तीसरा जो कैटेगरी है वो है मगर क्रोकोडाइल। अब मगर क्रोकोडाइल, इसका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडाइलस प्लस्टेरिस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। और इसका भी यहाँ पर पहचान ये है कि इसका जो ये स्पीशी है ये भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। जैसे आपने देखा घड़ियाल की जो चोंच है, मुंह है, वो स्नाउट सा है, पतला सा चोंच निकला हुआ है।
लेकिन ये जो मगर होता है इसका मुंह बहुत चौड़ा सा होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है और यही इसकी मेन पहचान है। ठीक है, तो याद रखिएगा आज काफ़ी सारी जगहों पर यहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे पॉपुलेशन की बात करेंगे, घड़ियाल्स की पॉपुलेशन कम है, मगर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन भी आपको मैसिवली देखने को मिल जाती है। समझे? तो घड़ियाल आज IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरे में है प्रजाति। मगर क्रोकोडाइल वल्नरेबल कैटेगरी में है एंड सॉल्ट वाटर क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये लीस्ट कंसर्न में, यानी कि इसको कम खतरा है। बीच में मगर क्रोकोडाइल हैं, इनको थोड़ा सा ज़्यादा खतरा है, और घड़ियाल्स को सबसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि ये स्पीशी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, इनके नंबर्स धीरे धीरे करके कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब एक्चुअल तौर पे क्या हुआ कि जो मगर क्रोकोडाइल हैं इनमें से कुछ क्रोकोडाइल्स की डेथ हो गई है। कहाँ पर? कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और डेथ के पीछे का मेन कारण यहाँ पर क्या था? एक बैंड पेस्टिसाइड, एक ऐसी दवा जिसको बैन कर दिया गया है, उसका नाम है एल्ड्रेन। तो याद रखिएगा एल्ड्रेन, आपसे एग्जाम में 2-3 चीज़ें यहाँ से बन सकती हैं। सबसे पहले एल्ड्रेन के बारे में पता होना चाहिए है क्या। तो ये बैन किया गया ऑर्गेनो क्लोरीन पेस्टिसाइड है जो भारत के अंदर में ऑलरेडी बैन हो चुका है। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि एनवायरमेंट में अगर इसको रिलीज कर दिया जाए तो लंबे समय तक एनवायरमेंट में ये टिका रहता है। ये हमारे मिट्टी को भी दूषित करता है, पानी को भी यहाँ पर साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। एंड जब ये जो जहर है बहुत सारे मतलब पानी के अंदर भी फैल रहा है, तो जानवर बहुत सारी स्पीशीज़ पानी के अंदर में प्रेजेंट है, तो उनके बॉडी के जब कांटेक्ट में आता है तो उनके बॉडी के अंदर में धीरे धीरे करके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, सीधा ह्यूमंस हो चाहे कोई जानवर हो, चाहे इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, उसके नर्वस सिस्टम को सीधा ये अटैक करता है, जिसकी वजह से एक इंसान की डेथ तक हो सकती है, जैसे इन मगर क्रोकोडाइल्स के साथ में एग्जैक्टली यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया एल्ड्रेन क्या है। तो एल्ड्रेन के बारे में स्पेसिफिकली अलग से कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, जब हम लोग मगर क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इनका डिस्ट्रीब्यूशन कि मगर क्रोकोडाइल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ईरान हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पर ये क्रोकोडाइल मिलता है। हैबिटेट की बात करेंगे तो नदियाँ, झील, मार्शेस, रेजर्वॉयर, यहाँ पर इनको रहना पसंद है। मीडियम साइज़ का होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है वो बहुत बड़ा होता है, हज़ार हज़ार किलोग्राम तक के उनका वजन होता है। कंजर्वेशन स्टेटस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, वल्नरेबल कैटेगरी। और क्या क्या डिस्कस किया था? घड़ियाल्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम बच्चे हैं, तो ये कौन सी वाली कैटेगरी के अंदर में है? याद करो जल्दी से, अभी हमने पढ़ा है। तो घड़ियाल्स जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। उसके बाद जो हमारे मगर हैं ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, और उसके बाद जो यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में कवर किया गया है। ठीक है, अच्छा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है मगर क्रोकोडाइल में, वो यह है कि ये होल नेस्टिंग स्पीशी है। ये जाना जाते हैं किस लिए कि कई बार अपने घर के लिए बहुत सारे गड्ढे ये खोजते हैं, यानी बरोज जो हैं उनकी खुदाई करते हैं। आज खतरा क्या है इनको? लगातार जहाँ पे ये रहते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। फिशिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पानी के अंदर में, वो भी एक मेन रीज़न आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यही कुछ मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से मगर क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से ये कहाँ पर है? वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। अब आपने कुछ भी रिवाइज करना है भविष्य में एग्जामिनेशन के लिए तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। सारी की सारी डिटेल एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन की गई है, आराम से रिवाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसको रिवाइज करने का समय है। जल्दी जल्दी अपने सभी लोग कमेंट सेक्शन को ओपन करें, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके डालें और आंसर्स को लिखना शुरू करें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपने कितना कंसंट्रेशन होकर सेशन को देखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। ये जो इंडेक्स है इसको पब्लिश किया जाता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? ये बताएं। क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? कौन इसको पब्लिश करता है? सेकेंड क्वेश्चन है द टर्म स्ट्रिंग ऑफ पर्ल ऑफन सीन इन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कई बार न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ को रेफर करता है ये बताना है। क्या ये आसियान ट्रेड कॉरिडोर्स का एक नेटवर्क है साउथ ईस्ट एशिया में, या ये चाइना का एक नेटवर्क है ऑफ मिलिट्री बेसिस, पोर्ट, ट्रेड फैसिलिटीज़, मैरीटाइम लिंक इन इंडियन ओशन रीजन, या ये इंडियन नेवल एक्सरसाइज है विद द क्वाड कंट्रीज़, या फिर ये एक चेन है ऑफ मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में? क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है मगर क्रोकोडाइल को लेकर। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कि भाई मगर क्रोकोडाइल का जो मुंह होता है बहुत चौड़ा होता है, ब्रॉडेस्ट स्नाउट होता है इन सभी क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ में। सेकंड, इसको आज IUCN के अंदर में वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। थर्ड,
ये मगर क्रोकोडाइल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्केड्यूल 2 में रखे गए हैं। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एल्ड्रिन? एल्ड्रिन हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। एल्ड्रिन है क्या? क्या ये एक बायो फर्टिलाइज़र है जिससे मिट्टी के फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है? क्या ये फंगिसाइड है जिसको चावल की खेती में इस्तेमाल किया जाता है? या ये हर्बिसाइड है जिसका इस्तेमाल एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है? या फिर ये एक बैंड ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड है जो खासकर बायो एक्यूमुलेट यानी कि फूड चेन के अंदर में इकट्ठा हो जाता है? तो बताएं यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो ये हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, सेशन में बहुत कुछ आपने जाना होगा। इसी बात पे मेक श्योर करें जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये अमेजिंग सा सेशन आप लोगों तक पहुंच सकें। आप करंट अफेयर्स की कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कई बार छूट जाती हैं, क्योंकि सेपरेटली हम दूसरे सेशन में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू तो कवर कर ही रहे हैं, कुछ चीज़ें छोटी छोटी छूट जाती हैं जो पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़ में कवर होती हैं, उसको हम एक छोटे से माइक्रो सेशन में यहाँ पर कवर कर रहे होते हैं। आई होप आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिली है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।